हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था अमेंडमेंट्स का डिस्कशन बेटा, और अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्या रिटर्न्स चैप्टर का जो है अमेंडमेंट्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सबके वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और आपको क्या करना है, सिंपली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। ठीक है, रिविजन के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए मैं जो भी चीजें डालती हूँ सिंपली प्लेलिस्ट फॉलो करो, एकदम सिंपल है, वहां पे आपको सब चीजें सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। QRMP स्कीम, फर्स्ट अमेंडमेंट है भाई। यहाँ पे एक स्कीम आई है, नाम से ही समझ आ जाता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। ऑप्शनल स्कीम आई है, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन ले सकते हो। किसके लिए वो देखेंगे, तो उस ऑप्शन को अगर आप लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। पेमेंट मंथली करना है, गवर्नमेंट को पैसा मंथली देना है आपको, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन है। क्या ये स्कीम मैंडेटरी? नहीं बेटा, बिल्कुल ऑप्शनल स्कीम है। आपको चाहिए तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो मत करो। ठीक है, सो QRMP स्कीम इज एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम introduced for small taxpayers having aggregate annual turnover PAN based up to 5 crores in current and preceding financial year। ठीक है, तो ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम इंट्रोड्यूस किसके लिए हुई है, स्मॉल छोटे छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हुई है, जिसका क्या एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर हमको पता है पैन बेस्ड होता है, पैन बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है भाई, अगर सिर्फ 5 करोड़ तक के है तो वो चाहे तो इस स्कीम में आ सकता है। इस स्कीम में आने से फायदा क्या होगा, रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल कर सकता है, कंप्लायंस बर्डन कितना कम हो जाएगा। टू फर्निश देयर फॉर्म GSTR 1 and 3B ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। GSTR 1 3B जो आपको मंथली फाइल करना पड़ता था, अब आप क्या कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो। While paying their taxes on monthly basis through a simple चालान, टैक्स आप क्या कर सकते हो, मंथली पे कर सकते हो। टैक्स आपको मंथली पे करना है, रिटर्न आप क्या कर सकते हो, क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। क्या सबके लिए स्कीम है? नहीं, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 5 करोड़ तक के का है, उनके लिए स्कीम है। ठीक है, और ये स्कीम क्या मैंडेटरी? नहीं, ये स्कीम एकदम ऑप्शनल है। ये चार्ट हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले एक एक चीज देखेंगे। This will significantly reduce compliance burden on such taxpayers, as now the taxpayers need to file only 4 GSTR 3B return instead of 12 GSTR 3B return in a year. Similarly, they would be required to file only 4 GSTR 1 returns since invoice filing facility IFF देखेंगे हम थोड़ी देर में is provided under this scheme। तो अब भाई टैक्स पेयर को पहले हर महीने GSTR 3B फाइल करना पड़ता था, 12 GSTR 3B फाइल करता था वो साल भर में, अब सिर्फ 4 फाइल कर सकता है। GSTR 1 सिमिलरली पहले 12 करने पड़ते थे, अब वो क्वार्टरली 4 कर सकता है। IFF की फैसिलिटी हम देखेंगे, अभी एक IFF फैसिलिटी आई हुई है जो डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंप्लायंस बर्डन कितना रिड्यूस हो गया भाई, 12 GSTR 3B की जगह 4 GSTR 3B भरना है, पहले तो हर महीने भरना पड़ता था। छोटे टैक्स पेयर के लिए रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने। Opting for QRMP scheme is GSTN wise. This is a very important point. क्या है ये, distinct person can avail QRMP scheme option for one or more GSTN. It implies that some GST for a PAN can opt for QRMP scheme and remaining GSTN may not opt for the said scheme. Very important point. MCQ में भी पूछा जा सकता है। QRMP स्कीम ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपके पैन नंबर पे जितने भी GST आए ना सबको ऑप्ट करनी पड़ेगी, नॉट नेसेसरी एट ऑल। चाहे तो कुछ GSTN QRMP स्कीम में जा सकते हैं, चाहे तो कुछ GSTN नहीं जा सकते, जैसे भी जो GSTN का जैसा भी करना है आपके पास ऑप्शन है। भाई आपका फॉर एग्जांपल 12 रजिस्ट्रेशंस है पूरे इंडिया में, तो आपने 5 रजिस्ट्रेशंस में आप क्या कर सकते हो कि भाई 5 रजिस्ट्रेशन तो मैं QRMP स्कीम में जाना चाहता हूँ, बचे हुए मेरे जो 7 रजिस्ट्रेशंस है उसमें मैं QRMP स्कीम में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मंथली फाइलिंग करना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आप एक्सरसाइज कर सकते हो। GSTN वाइज है, ऐसा नहीं कि सारे डिस्टिंक्ट पर्सन को ये क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन लेना ही लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर QRMP स्कीम, अब एक एक जो पॉइंट है, एलिजिबिलिटी, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, ये हम सब डिटेल में देखेंगे, वो समरी है, लास्ट में आएंगे। एलिजिबिलिटी फॉर QRMP स्कीम, रजिस्टर्ड पर्सन
registered person having an aggregate turnover up to 5 crore in the preceding financial year and who have opted to furnish quarterly return under QRMP scheme as a class of person who shall furnish a return for every quarter from January 2021 onwards and pay the tax due every month. January 2021 से ये स्कीम आई है. क्या बोला कि भाई अगर पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर कितना है आपका 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक है, तो आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप इस स्कीम में जा सकते हो. स्कीम में आने के बाद आपको क्या करना है, रिटर्न आपने क्वार्टरली फाइल करना है. रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल करोगे और टैक्स क्या करोगे, एवरी मंथ पे करोगे. टैक्स तो भैया हर महीने चाहिए, रिटर्न भर दो क्वार्टरली, कोई दिक्कत नहीं है. This taxpayer whose aggregate turnover is up to 5 crore in the preceding financial year are eligible for QRMP scheme. For computing aggregate turnover, detail furnished. Aggregate turnover के लिए कहाँ से लेंगे details? Detail furnished in return for tax period in the preceding financial year shall be taken into account. तो एग्रीगेट टर्नओवर जो 5 करोड़ के कैलकुलेशन के लिए आपको डिटेल्स चाहिए वो आप कहाँ से लोगे, जो पिछले साल रिटर्न फाइल किया उसमें आपने सब डाला होगा, आपका टैक्सेबल सप्लाई एंड ऑल द जो भी चीजें एग्रीगेट टर्नओवर के लिए लगती है, तो आप वहां से ले सकते हो. Conditions and restriction. Registered person under QRMP scheme must have furnished the return for the preceding month as due on the date of exercising such option. जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उसके टाइम तक के जो भी आपके रिटर्न्स ड्यू हो गए हैं आपने रिटर्न बिल्कुल फर्निश कर देना चाहिए. A registered person shall not be eligible to offer QRMP scheme if he has not furnished the last return due on the date of exercising the option. भाई जिस दिन मैं यहाँ पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही हूँ उस दिन तक जो भी रिटर्न ड्यू है मेरा लास्ट रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरे को QRMP स्कीम नहीं मिलेगी. एग्जाम्पल देखेंगे. इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल QRMP स्कीम फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर. अभी मेरे को 2021 में जुलाई टू सितंबर में ऐसा लगा कि भैया मेरे को जुलाई टू सितंबर क्वार्टर से अब क्या करना है, मेरे को QRMP स्कीम में आना है. क्या मैं आ सकती हूँ? कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो आप, बिल्कुल आ सकते हो. तो मैं अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही हूँ, समझ लो 27 जुलाई को मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया फॉर द सेट क्वार्टर. किस टाइम से किस टाइम तक एक्सरसाइज कर सकती हूँ वो थोड़ी देर में हम देखेंगे. तो 27 जुलाई को मैंने समझ लो यहाँ पे एक्सरसाइज किया ये ऑप्शन. तो ही मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून विच वाज ड्यू ऑन जो भी डेट 22-24 जुलाई. देखेंगे ये डेट्स भी किसकी कैसे आती है. तो मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न जून का रिटर्न ड्यू हो गया था उस डेट तक, 27 जुलाई के पहले जून का रिटर्न ड्यू हो गया था, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने जून का रिटर्न फाइल कर देना चाहिए. तो प्रीवियस जितने भी रिटर्न्स आपके ड्यू हो गए हैं, आप जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उस डेट तक के आपने क्या कर लेना चाहिए, वो रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट सिंपल पॉइंट्स है बेटा, एमसीक्यू में पूछ सकते, कहीं भी पूछ सकते, बड़े सिंपल पॉइंट है. आपको याद कुछ नहीं रखना है, मतलब रिसाइट कुछ नहीं करना है, आपको समझो, कंसेप्ट समझो. ठीक है. रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू exercise the option every quarter. Where such option has been exercised once, they shall continue to furnish a return as per selected option for future tax period unless they revise the said option. भाई आपने एक बार बता दिया ना, जैसे यहाँ पे 27 जुलाई को आपने एक बार बता दिया कि मैं QRMP स्कीम में जा रहा हूँ, तो ठीक है, आप फिर अब QRMP स्कीम में ही रहोगे. हर क्वार्टर में जाके नहीं बताना है कि मैं QRMP स्कीम में हूँ, मैं बाहर हूँ, ऐसा कुछ नहीं. जब तक आप नहीं बताओगे तब तक कि आप QRMP स्कीम में ही रहोगे. जब आपको स्कीम से ऑप्ट आउट करना है तो आपको वो ऑप्शन रिवाइज कर देना है, तब आप बता दोगे बस. ठीक है. तो इस पे भी ऐसे छोटी सी केस स्टडी बन के आ सकती है, छोटा सा MCQ आ सकता है, तो ये सब ध्यान रखो. मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम. अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम फॉर एनी क्वार्टर shall indicate his preference for furnishing return on quarterly basis. तो भाई अब जिसको भी एक्सरसाइज करना ऑप्शन उसको बताना तो पड़ेगा. कब बताना है ये पॉइंट है. ठीक है. तो उसको बताना तो पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं QRMP स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूँ, मैं QRMP स्कीम में आना चाहता हूँ. तो उसने कब बताना है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर. उसको एक टाइम यहाँ पूरा पीरियड दिया हुआ है कि इस इतने पीरियड के बीच में आप बता सकते हो. वो पीरियड कब से शुरू होता है, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर. पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से टिल द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज. जिस क्वार्टर के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पहले महीने के आखिरी दिन तक.
एग्जाम्पल से समझो, अ पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल QRMP स्कीम फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। आप क्या चाह रहे हो भाई, मैं जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए क्या करना चाहता हूँ, QRMP स्कीम में जाना चाहता हूँ। ठीक है, QRMP स्कीम में मैं कब से कब तक जाना चाहता हूँ, मैं जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स QRMP स्कीम में जाना चाहता हूँ। तो उस केस में ही कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन फ्रॉम 1 मई टू 31 जुलाई। तो वो कब से ले सकता है, प्रीसीडिंग क्वार्टर। देखो कब से कब तक ले सकता है, प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से। प्रीसीडिंग क्वार्टर आपका कौन सा था, अप्रैल टू जून था। ठीक है, अप्रैल टू 30 जून, 1 अप्रैल टू 30 जून वाला जो आपका क्वार्टर है उसमें सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे, सेकेंड मंथ का आपका फर्स्ट डे कब आता है भाई, 1 मई को आएगा। 1 मई से लेकर के आप कब तक के ये कर सकते हो, 31 जुलाई, इस क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी दिन तक, इस क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी दिन तक। तो ये जो 1 मई से 31 जुलाई का स्पैन है, इस बीच में आपको गवर्नमेंट को बताना है कि भाई मैं QRMP स्कीम लेना चाहता हूं। इस बीच में आप बता सकते हो, आपको इतना बड़ा विंडो दिया हुआ है, मई जून जुलाई, 3 मंथ्स का विंडो दिया हुआ है आपको। क्या दो महीने पिछले क्वार्टर में दिए हुए हैं, 1 महीने इस क्वार्टर में दिए हुए हैं। इतने पीरियड में भाई आप बता सकते हो, गवर्नमेंट को इंटीमेट कर सकते हो कि भाई मैं QRMP स्कीम लेना चाहता हूं। ठीक है, हाउएवर such option has been excised once the registered person shall continue to furnish the return on quarterly basis for future tax periods। एक बार ऑप्शन ले लिया, जैसे जुलाई टू सितंबर में आपने दिया, 27 जुलाई को इंटीमेट कर दिया। ठीक है, जुलाई टू सितंबर के लिए, फिर अक्टूबर टू दिसंबर के लिए, जैन टू मार्च के लिए, सबके लिए वो आपका ऑप्शन चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करते रह सकते हो। कब तक, अनलेस he becomes ineligible for the scheme as per condition and restriction notified in this regard। भाई अगर इनएलिजिबल हो जाता है स्कीम से तो फिर नहीं मिलेगा उसको ये ऑप्शन, या और ही ऑप्ट्स फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑन मंथली बेसिस इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कॉमन पोर्टल, या उसको जनवरी में लगा नहीं मेरे को मंथली फाइल करना, तो उसने इंटीमेट कर दिया कि भैया मैं मंथली में फाइल करना चाहता हूँ, तो उस केस में भी उसको ये ऑप्शन नहीं लगेगा। अदरवाइज ये ऑप्शन चलते रहेगा अनटिल अनलेस वो ऑप्ट आउट नहीं करता या वो इनएलिजिबल नहीं होता, तब तक ये ऑप्शन क्या होगा, चलते रहेगा। अब ये ऑप्शन लैप्स कब होगा, ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम टू लैप्स in case where a registered person aggregate turnover crosses 5 crore during a quarter in a financial year, he shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis। ठीक है, अब क्या हुआ, उसका यहाँ क्रॉस हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर इस साल में 5 करोड़ से क्रॉस हो गया, तो फिर वो इनएलिजिबल हो जाता है स्कीम से, तो फिर वो इनएलिजिबल हो जाता है स्कीम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस भी क्वार्टर में उसका क्या हुआ, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर दिया, कितना, 5 करोड़, 5 करोड़ इज द लिमिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो इनएलिजिबल हो जाएगा स्कीम के लिए फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर। अगले क्वार्टर से वो स्कीम से क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। जिस क्वार्टर में भी उसका क्रॉस हुआ 5 करोड़, उसके नेक्स्ट क्वार्टर से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाएगा। ही शैल ऑफ फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस, उसके बाद उसको क्या करना है, मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करना है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर succeeding the quarter during which his aggregate turnover exceeds 5 करोड़। कब से, from the first month of the quarter succeeding the quarter during which the aggregate turnover exceeds 5 करोड़। तो ये जुलाई टू सितंबर में हो सकता है, सितंबर में उसका क्रॉस हो गया फॉर एग्जांपल, क्या 5 करोड़ उसका क्रॉस हो गया, तो फिर क्या होगा बेटा, 1 अक्टूबर से वो इनएलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या ऑप्ट करना है, मंथली रिटर्न फाइल करेगा, वो ये ऑप्ट करना है उसको। The facility for opting out of the scheme of the quarter shall be available from again, कैसे अवेलेबल रहेगी, from first day of the second month of the preceding quarter to the last day of the first month of the quarter। सेम जैसे कि फॉर एग्जांपल जुलाई टू सितंबर में उसका क्रॉस हो गया टर्नओवर, तो यहाँ अक्टूबर टू दिसंबर के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएगा 1 अक्टूबर से, और उसको कब से कब तक गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। ठीक है, तो यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर था, तो 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में उसको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे से, पिछले क्वार्टर में 2 महीने दिए गए आपको, टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, इस महीने का यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने अभी देखा एलिजिबिलिटी, और सेकंड पॉइंट हमने देखा यहाँ पे एक्साइजिंग ऑप्शन। देखो एलिजिबिलिटी क्या थी, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो एलिजिबल है QRMP स्कीम के लिए। टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, ये हमने देखा, आगे के पॉइंट्स हम आगे आगे देखते जाएंगे।
और ये क्राइटेरिया भी देखा, टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश द लास्ट रिटर्न एज ऑन ड्यू डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। जब भी वो आप एक्सरसाइज करते हो ऑप्शन, उसके क्या करना है आपको उसके यहाँ पे रिटर्न जो लास्ट वाला है, जो भी वो ड्यू डेट जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे हो ऑप्शन, उस दिन तक जो भी रिटर्न ड्यू हो रहे हैं वो आपने फाइल कर देना है। ऑप्शन 1 से एक्सरसाइज टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर shall furnish the return unless they revise the said option। ये नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हम देखेंगे थोड़ी देर में। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। नाउ नेक्स्ट एलिजिबिलिटी हमने देखी। नेक्स्ट फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 रूल 59 सब्स्टिट्यूटेड विद अ न्यू रूल। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो हमारा GSTR1 जो रहता था भाई, जो हम डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फाइल करते थे, आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म GSTR1 फॉर द मंथ और क्वार्टर। अब इसमें एक IFF फैसिलिटी आई है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। समझेंगे क्या है। टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम में फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एज ही मे कंसिडर नेसेसरी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर यूजिंग IFF। इनवॉइस पर्टेनिंग टू लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आर टू बी अपलोडेड इन GSTR1 ओनली। देखो आपने क्या किया भाई, आपने QRMP स्कीम फाइल में आप आए, ठीक है, QRMP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, मंथली पेमेंट करना है। GSTR3 भी तो क्वार्टरली फाइल होते रहेगा। अब बात है GSTR1 की। GSTR1 भी आप क्वार्टरली फाइल करो। जब आपका फॉर एग्जांपल जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है, तो इसमें जुलाई अगस्त ये 2 महीने के लिए आप क्या यूज करोगे, IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें आप इनवॉइसेस जो आपको चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, फर्निश कर सकते हो। सितंबर के लिए तो GSTR1 ही फाइल होगा, सितंबर के लिए क्या होगा, GSTR1 ही फाइल होगा। डिटेल में समझेंगे अभी ये क्यों IFF आया एंड ऑल दैट। So the taxpayer opting for QRMP scheme में furnish detail of outward supply to a registered person as he may consider necessary। वो details अपनी outward supply की डाल सकता है, जिन के लिए जो invoices उसे furnish करनी है यहाँ पे, as he may consider necessary। सारी invoices नहीं, जो उसे लगता है कि बहुत जरूरी है कि भाई अभी अपलोड करना पड़ेगा, आगे रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट लेना है, तो उस केस में वो फर्निश कर सकता है। फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर कैसे, IFF फैसिलिटी यूज करके, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके। लास्ट मंथ का कैसे करना है, GSTR1 से ही अपलोड करना है। द फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस इन IFF हैज बीन प्रोवाइडेड so as to allow details of such supply to be duly reflected in form GSTR2A and 2B of the concerned recipient। क्या बात हुई, the facility of furnishing details of invoices in IFF has been provided so as to allow the such supply to be duly reflected in 2A 2B of the concerned recipient। in case buyer, भाई आप यहाँ सप्लायर हो, आप GSTR1 क्वार्टरली भरने वाले थे, ठीक है, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, यहाँ पे क्वार्टरली भरने वाले हो GSTR1, बट आपकी जो रिसिपिएंट है उनको क्रेडिट लेना है, उनके 2A में रिफ्लेक्ट होगा, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उन्होंने आपको बोला कि भाई आप तो मेरे इनवॉइस तो डाल दो, तो आप क्या कर सकते हो, क्या आपको अलाउड है, हाँ आप IFF यूज करके वो इनवॉइसेस फर्निश कर सकते हो जो आपको लगता है जरूरी है, मैं 3 महीने तक डिले नहीं कर सकता, मुझे अभी अपलोड करनी है, ताकि रिसिपिएंट क्रेडिट लेना चाहता है उसके बेसिस पे, तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। In case where a buyer has made purchases from a person opting from QRMP scheme, आप सप्लायर हो, आप QRMP स्कीम पे हो, आपसे किसी ने गुड्स परचेज किया है, बायर ने, he could not have claimed full ITC but due to introduction of IFF such delay will not occur as the details submitted using IFF will be reflected in 2A 2B 4A और 6A as the case may be of the recipient। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई QRMP स्कीम पे सप्लायर है, बायर ने उससे परचेज किया, अगर गवर्नमेंट IFF की फैसिलिटी नहीं देता तो आप क्वार्टर यहाँ पे क्वार्टरली फाइल करते, रिटर्न क्वार्टरली GSTR1 फाइल करते, तो यहाँ रिसिपिएंट को दिक्कत हो जाती, भाई वो क्रेडिट नहीं ले सकता, 2A में नहीं दिख रहा है, तो ठीक है, हमने देखा है रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी। तो यहाँ पे बायर को अब IFF फैसिलिटी है, तो आप इनवॉइसेस यहाँ पे फर्निश कर सकते हो, GSTR1 फर्निश नहीं करोगे, बट कोई बड़ा बायर है, आप चाहते हो जिसको क्रेडिट लेना है, आपने क्या कर दिया यहाँ पे, क्योंकि बायर मंथली में था, आप क्वार्टरली में हो, तो आप क्या कर सकते हो, IFF से आपने इनवॉइस फर्निश ले ली, जिसके बेसिस पे जो बायर के 2A 4A एज द केस में भी 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो बायर क्या कर सकता है, क्रेडिट ले सकता है। अब IFF के इंट्रोडक्शन के कारण बायर को बहुत अच्छा हो गया, बायर क्या कर सकता है, क्रेडिट ले सकता है। IFF दैट इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 50 lakhs इन ईच मंथ।
हर महीने के 50-50 लाख तक के की वैल्यू तक के का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनवॉइस फर्निशेस कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ टू 13 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ये भी देखते हैं। IFF is not mandatory but it is an optional facility made available to the registered person under QRMP scheme। कंपलसरी नहीं है, आपको फर्निश करनी ही करो, नहीं तो क्वार्टरली रिटर्न तो आप फाइल करना ही करना है आपको। इनवॉइसेस आपको फर्निश करनी तो करो, नहीं करनी तो मत करो। एट इज ऑप्शन रजिस्टर्ड पर्सन में चूज टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ क्वार्टर इन फॉर्म GSTR1 ओनली विदाउट यूजिंग IFF। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं IFF नहीं फर्निश करना चाहता, मैं डायरेक्टली क्या करना चाहता हूँ, GSTR1 फर्निश करना चाहता हूँ क्वार्टर का, तो भी कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। आपका आपके बायर के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है वो देखो। आपका बायर आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो इनवॉइसेस फर्निश करो या IFF में मेरे को क्रेडिट लेना है, मैं तो मंथली वाला हूँ, तो फिर आपको करना पड़ेगा, तो आप करोगे। मतलब taxpayer under IFF, taxpayer using IFF can upload the invoices up to a cumulative value of 50 lakh in each of the first 2 months of the quarter। तो 50 लाख 1 करोड़ तक के क्या कर सकता है वो भाई, वो इनवॉइसेस अपलोड कर सकता है IFF यूज करके। The invoice are to be furnished in IFF between first day of the succeeding month till the 13th day of the succeeding month. After 13th of the month, the facility for furnishing IFF for the previous month would not be available. Example से समझेंगे, the said facility would however be available for July. The said facility would however be available, for example, for July from 1st August to 13th August. Similarly, for August, said facility will be available from 1st September to 13th September। तो आप IFF किसी भी महीने का कब फर्निश कर सकते हो, अगले महीने के 1 से 13 तारीख, जुलाई का 1 से 13 अगस्त, अगस्त का 1 से 13 सितंबर, यही लिखा था फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ टू द 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, सिंपल है बहुत। द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस फर्निश यूजिंग IFF इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अगेन इन GSTR1 फॉर द सेट क्वार्टर। आपने IFF में डाल दिया तो वापस GSTR1 में कोई डालने की जरूरत नहीं है, आपने IFF में डाल दिया। एग्जाम्पल देखेंगे, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड QRMP स्कीम वांट्स टू डिक्लेयर 2 invoices out of 10 invoices issued in the first month of the quarter. Since recipient of supply covered by those 2 invoices desires to avail ITC in that month itself, details of these 2 invoices may be furnished using IFF। तो भाई 10 invoices थी, उसमें से 2 invoices क्या कर सकता है वो IFF में डाल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल डाल सकता है। वो जो recipient थे वो 2 invoices के, उनको हो सकता है ITC लेना है उसी महीने, तो उन्होंने बोला कि भाई आप वो इनवॉइसेस फर्निश कर दो, तो आप IFF यूज करके, IFF फैसिलिटी यूज करके सिर्फ वो 2 इनवॉइसेस क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्निश कर सकते हो। बाकी की 8 इनवॉइसेस बाद में GSTR1 में कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। The details of remaining 8 invoices shall be furnished in form GSTR1 of the said quarter. The 2 invoices furnished in IFF shall be reflected in form GSTR2B of the concerned recipient इन द ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। जो 2 इनवॉइसेस आपने फर्निश कर दी वो पहले महीने के 2B में दिख जाएगा, और बाकी की 8 इनवॉइसेस जो आपने GSTR1 में फर्निश की वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, इट शैल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR2B ऑफ द कंसर्न रिसिपिएंट ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, वो लास्ट मंथ में दिख जाएगी। ठीक है, तो आपने जैसे ही 2 इनवॉइसेस फर्निश की IFF में, उसी महीने 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगी उनके, और जो बाकी की 8 इनवॉइसेस है वो क्या हो जाएगी, बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। In the IFF, the taxpayer has to submit B2B, that is business to business. What? In IFF, the taxpayer has to submit B2B, business to business, invoice details of both interstate and intrastate transaction, along with debit and credit notes of B2B invoices issued during the month. तो आप क्या करोगे, IFF में B2B करोगे। देखो पर्पस ही है कि सामने जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको क्रेडिट लेना हो उसी महीने में तो वो क्रेडिट ले सकता है, तो इसीलिए B2B आप फर्निश कर सकते हो, इंटरस्टेट की भी कर सकते हो, इंट्रास्टेट की भी कर सकते हो IFF में। डेबिट क्रेडिट नोट जो भी B2B के होंगे उस महीने के, वो भी आप यूज IFF में क्या कर सकते हो, फर्निश कर सकते हो। The details of outward supply furnished using IFF shall include what? Invoice wise details of intrastate supply made to registered person, debit credit note if any issued during the month for such invoices। तो यहाँ पे आप इंट्रास्टेट डिटेल्स जो है उसका इनवॉइस वाइज डिटेल्स और डेबिट क्रेडिट नोट्स जो इशू किया है मंथ में वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। However, if registered person does not opt to upload invoices using IFF, then it has to upload invoices for all 3 months of the quarter in form GSTR1।
और अगर उसको नहीं करना है भाई, IFF यूज करके अपलोड नहीं करना है यहाँ पे इनवॉइसेस, IFF फैसिलिटी का उसको कोई यूज नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, क्वार्टर जहां पे भी उसका होता है उसके बाद में उसको क्या करना है, सारे क्वार्टर की इनवॉइसेस उसको डालना है GSTR1 में। क्वार्टरली GSTR1 जैसे सबमिट करता है वैसे वो सबमिट करेगा। द डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फर्निश्ड इन GSTR1 शैल इंक्लूड, क्या क्या आएगा उसमें, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हमने GSTR1 पढ़ा था, ठीक है। तो GSTR1 में आपको क्या क्या बताना है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B। B2B का तो आपको इनवॉइस वाइज डेटा देना है, चाहे इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो। B2B का इनवॉइस वाइज डेटा होता है, आपको याद है एक चार्ट पढ़ा था हमने इसके लिए। B2B का क्या होगा, इनवॉइस वाइज डेटा होगा, चाहे इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, क्योंकि अगले को क्रेडिट लेना है तो इनवॉइस वाइज डिटेल आपको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, अगले के भी 2B में रिफ्लेक्ट 2A में रिफ्लेक्ट होगा और अगला क्रेडिट लेगा। और and interstate supply with invoice value of more than 2,50,000 to unregistered person। unregistered B2C supplies जो है उसकी अगर बात करें, B2C supplies जो हो रही है, आप जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो, तो जो वो जहां पे इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है और इंटरस्टेट है, दो चीजें, इंटरस्टेट है और 2.5 लाख से ज्यादा है, तो B2C के केस में भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देना है, इनवॉइस वाइज डिटेल देना है। बाकी कंसोलिडेटेड डिटेल्स देना है आपको, किसका, कंसोलिडेटेड डिटेल्स आपको देना है इंट्रास्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 लाख से कम है आपका इंट्रास्टेट सप्लाईज है, या 2.5 लाख से ज्यादा भी है इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में, इंट्रास्टेट सप्लाई का कोई भी अमाउंट हो, इंट्रास्टेट सप्लाई का कोई भी अमाउंट हो B2C में, आपको रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से कंसोलिडेटेड डिटेल्स देने की, भाई 5% की कितनी सप्लाई की, 12 की कितनी की, 18 की कितनी की, 28 की कितने की, ठीक है। एंड स्टेट वाइज इंटरस्टेट सप्लाई विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 2,50,000 मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। B2C के केस में स्टेट वाइज देना है आपको कि भाई MP को आपने, महाराष्ट्र को आपने, किसको कितना सप्लाई किया, कंसोलिडेटेड डिटेल्स देना है। क्या B2C जैसे मैंने 10 सप्लाईज की यहाँ पे, ठीक है, 50-50 हजार की, तो मेरे को उसका कंसोलिडेटेड डिटेल्स देना है कि भाई मध्य प्रदेश में मैंने क्या किया है, मध्य प्रदेश में मैंने 5% के लिए, मध्य प्रदेश में मैंने 5% के लिए कंसोलिडेटेड 1 लाख की सप्लाई की, 12% के लिए 2 लाख की सप्लाई की, महाराष्ट्र में मैंने क्या किया, यहाँ पे 5% के लिए 50,000 की सप्लाई दी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो B2B में तो चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, अपने को क्या करना होता है, B2B के केस में बहुत सिंपल है, चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, इनवॉइस वाइज डिटेल देना है। सेकंड, इंटरस्टेट है और 2.5 लाख से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज डिटेल देना है B2C के केस में। बाकी सारे B2C के जो केस हैं वो कंसोलिडेटेड में आते हैं, जैसे कि इंट्रास्टेट सप्लाई करो कोई भी अमाउंट का, रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से देना है आपको, कंसोलिडेटेड डिटेल्स देना है, बट विच ईच रेट ऑफ टैक्स। या आपने इंटरस्टेट किया है अप टू 2.5 लाख किया है तो स्टेट वाइज डिटेल्स देना है, फिर से स्टेट वाइज डिटेल्स देना है फिर से, ठीक है। तो ये GSTR1 में आपको क्या क्या देना है ये हमने देखा। डेबिट क्रेडिट नोट इफ एनी इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली, ये हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। केसेस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 और यूजिंग IFF। कौन से केसेस है यहाँ, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 और IFF। किन केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउड नहीं है कि भाई वो क्या कर सके, फर्निश कर सके यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई GSTR1 यूज करके या IFF। GSTR1 या IFF उसको फर्निश करने का कब यहाँ पे क्या अलाउड नहीं है, देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश, 3 अलग अलग केसेस हैं, देखेंगे। A registered person shall not be allowed to furnish detail of outward supply in form GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding 2 months। क्या नहीं किया उसने, रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed, what it shall not be allowed to furnish details of outward supply in form GSTR1 if he has not furnished the return in GSTR3B for preceding 2 months। for preceding 2 months, पिछले 2 महीने का भाई अगर 3B नहीं फाइल किया आपने, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने पिछले 2 महीने का 3B फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं अभी आपने GSTR1 फाइल नहीं करना है, अलाउड ही नहीं, आपका फाइल ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR1 इफ ही हैज नॉट फर्निश रिटर्न इन 3B फॉर 2 months। पिछले 2 महीने का 3B फाइल नहीं किया है तो GSTR1 आपको फाइल करने नहीं मिलेगा।
तो GSTR 1 आपको फाइल करने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। आप क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने ऑप्ट किया किसके लिए, QRMP स्कीम के लिए। शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल इन आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और यूजिंग IFF। ना आपको GSTR 1 फर्निश करने दिया जाएगा, ना आपको IFF फर्निश करने दिया जाएगा। इफ ही हैज नॉट फर्निश रिटर्न इन 3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, अगर पिछले टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न नहीं फाइल किया। इसके पहले वाला पॉइंट किसके लिए था भाई, जो अदर देन QRMP स्कीम वाले लोग हैं, उनने 3B नहीं किया पिछले 2 महीने का। QRMP स्कीम वाले हो, पिछले यहाँ पे आपका जो टैक्स पीरियड है उसका 3B फाइल नहीं किया, तो आपको GSTR 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। A registered person who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of 99% of such liability under Rule 86B of CGST rules। 86B अभी जो नया इंसर्ट हुआ है, हमने ITC के लेक्चर में इसके प्रोविजंस पढ़े थे। जिसने नहीं पढ़ा बेटा वो एक बार ITC का लेक्चर देखो, अमेंडमेंट वाला, उसमें 86B के प्रोविजंस हैं। ठीक है, छोटा सा डिस्कशन है, 5-10 मिनट्स 5-7 मिनट्स का शायद। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है 86B में क्या बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो यूज है आप 99% तक के ही कर सकते हो। किस केस में, अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई कितना है यहाँ पे, अगर महीने में 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 1% तो कंपलसरीली कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये हमने वहाँ इन शॉर्ट पढ़ा था। तो अगर आप उस कैटेगरी के लोग हो कि आपका भाई 50 लाख से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है आपका महीने का टैक्सेबल सप्लाई, 12 करोड़ वाले आपका सप्लाई फॉर एग्जांपल साल का। ठीक है, तो उस केस में शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 और यूजिंग IFF इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न इन GSTR 3B फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। अगर आपने पिछले टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है, पिछले टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको यहाँ पे GSTR 1 फाइल करने की पॉसिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। बड़े लोगों की बात है। बाकी लोगों के लिए क्या था, 2 मंथ्स था। इनके लिए क्या बोल दिया कि भाई सिर्फ प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में अगर GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो अभी आपको क्या नहीं मिलेगा भाई, अभी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पे GSTR 1 फाइल करने के लिए, GSTR 1 फर्निश करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या हो, एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसने 3B पिछले 2 मंथ का नहीं फाइल किया है, तो उस केस में आपको GSTR 1 फाइल नहीं करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। QRMP स्कीम वाले हो और पिछले टैक्स पीरियड का आपने GSTR 3B फाइल नहीं किया है, तो भी आपको GSTR 1 या IFF फाइल करने नहीं मिलेगा। और आप अगर 86B वाला रिस्ट्रिक्शन आपको लगता है और आपने पिछले टैक्स पीरियड का GSTR 3B फाइल नहीं किया है, तो भी आपको GSTR 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। ये तीनों भी केसेस में आपको GSTR 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। समझा आपको? ठीक है, तो ये GSTR 1 से रिलेटेड प्रोविजंस थे। अब 2A और 2B पढ़ेंगे हम, GSTR 2A एंड 2B। नेक्स्ट इज फॉर्म एंड मैनर ऑफ ascertaining डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, GSTR 2A 2B। ठीक है, 2A 2B पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली आप लोगों ने 2A 2B देखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, 2A क्या है, इट इज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा सप्लायर हूं मैं, GSTR 1 मैंने यहाँ पे अपना क्या किया, यहाँ पे फाइल किया है एज अ सप्लायर। मैंने GSTR 1 फाइल किया जिसमें मैंने अपने आउटवर्ड सप्लाई डाले। मेरा आउटवर्ड सप्लाई, आपका क्या होगा भाई, इनवर्ड सप्लाई होगा। वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, आपके 2A में रिफ्लेक्ट होता है। आपका रीड ओनली स्टेटमेंट है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ अ रेसिपिएंट विच इज अपडेटेड ऑन व्हाट, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होते रहता है। द डिटेल्स become available to recipient for view, download and are updated incrementally as and when supplier upload or change details in their respective form of return statement for a given tax period। तो जैसे यहाँ पे सप्लायर कुछ अपलोड करेगा, चेंजेस करेगा, तो यहाँ पे वो क्या होंगे, वो डिटेल्स अपडेट होते जाएंगे 2A में रियल टाइम बेसिस पे। रीड ओनली स्टेटमेंट है रेसिपिएंट का ये। Details of outward supply furnished by supplier in GSTR 1 or using IFF is made available electronically to the registered recipient in 2A, 4A और 6A as the case में भी, जो भी केस है। ठीक है, नॉर्मल टैक्स पेयर है तो 2A आता है, कंपोजिशन वाले के में 4A में दिखता है, ISD वाले हैं उसके 6A में दिखेगा। Now, details of invoice furnished by non-resident taxable person in GSTR 5। देखो ये अलग अलग फॉर्म्स हुआ करते थे। NRTP का क्या होता था, GSTR 5 होता था। ISD का क्या होता है, GSTR 6 होता है। डिटेल्स ऑफ TDS डिडक्टर, TDS by a deductor furnished in GSTR 7 and TCS by an e-com operator in GSTR 8 are made available to recipient deductee concerned person in 2A। तो 2A में दिखेगा, रिसिपेंट के किस में दिखेगा, 2A में। ये सारे जो भी डिटेल्स ये लोग इनवॉइस से फर्निश करेंगे, सबके अलग अलग रिटर्न्स होते हैं। NRTP का अलग है, ISD वाले का अलग है, TDS वालों का अलग है, TCS वालों का अलग है। तो ये जो भी अपने रिटर्न में डिटेल्स डालेंगे वो कहाँ पे आएगी, रिसिपेंट के 2A में रिफ्लेक्ट होगी।
फॉर द डिटेल्स ऑफ IGST इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन इम्पोर्ट, IGST जो आप पे करते हो इम्पोर्ट पे, ऑफ गुड्स और गुड्स ब्रॉट इन DTA फ्रॉम SEZ या SEZ से कुछ गुड्स आते हैं ऑन अ बिल ऑफ एंट्री आर ऑल्सो मेड अवेलेबल इन 2A। तो ये भी आपके 2A में रिफ्लेक्ट होता है। तो 2A में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है, कुछ भी नहीं है, आपके इनवर्ट सप्लाई का रीड ओनली स्टेटमेंट है जो कि रियल टाइम बेसिस पे इंक्रीमेंटली अपडेट होते रहता है। सप्लायर ने जो भी GSTR1 में IFF में डेटा डाला है वो आपके 2A में दिखते जाएगा, ठीक है। और जो लोग रिस्पेक्टिव डिफरेंट GSTR 5, 6, 7, 8 यहाँ पे अपने फाइल कर रहे हैं वो आपके 2A में आते जाएगा। इंपोर्ट्स के केस में भी 2A में अपडेट होगा आपके, आपने कुछ इंपोर्ट किया उस पर IGST पे किया या आपने SEZ से कुछ लिया है, ठीक है, तो वो सब चीजें आपके कहाँ पे आती है, 2A में रिफ्लेक्ट होती है, जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट लेते हो। नेक्स्ट इज GSTR2B। GSTR2B क्या है भाई? इट इज एन ऑटो ड्राफ्टेड रीड ओनली स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ITC। इसमें भी क्या है, ITC का ही डिटेल्स है, ITC का ही डिटेल्स है, बट ये स्टैटिक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रीड ओनली स्टेटमेंट है जिसमें डिटेल्स ऑफ ITC है। इट इज मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर एवरी मंथ। इट इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट एंड इज अवेलेबल ओनली वंस अ मंथ। महीने में एक ही बार यहाँ पे ये अवेलेबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है इसमें देखेंगे। 2B में क्या आएगा भाई, अगेन किस चीज का डेटा है बेटा, इनवर्ट का डेटा है, डिटेल्स ऑफ ITC है, आप रिसिपिएंट हो, आपको जो ITC लेना है उसका डेटा है। तो अगले का आउटवर्ड सप्लाई, आपका इनवर्ट सप्लाई, तो अगले ने जो आउटवर्ड सप्लाई में अपने डाला है वो आपके 2B में आएगा, ठीक है। सो क्या क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन GSTR1 अदर देन द पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम। QRMP स्कीम का सेकंड पॉइंट देखेंगे। तो पहले दूसरों की बात करते हैं। अदर देन QRMP वाले जो भी हैं उन्होंने अपना GSTR1 फर्निश किया होगा, उसमें जो भी डिटेल्स डाली होगी, कब से कब तक, जैसे मैंने बताया इट इज नॉट अ रियल टाइम स्टेटमेंट, ये क्या होता है, स्टैटिक स्टेटमेंट होता है। आपको पता भी होगा, देखो लास्ट में यहाँ दिया भी है, ये कैसे फिक्स होता है, जैसे जुलाई का हो जाता है आपका, जनरेट कब होता है 2B 14 अगस्त को, अगस्त का 14 सितंबर को, सितंबर का 14 अक्टूबर को, एंड सो ऑन। तो ऐसे एवरी मंथ एक पर्टिकुलर डेट दैट इज 14th है जो भी, उस डेट पे क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अगले ने क्या डाला, GSTR1 में अपना डेटा डाला, वो आपके किस में आ जाएगा, GSTR2B में, महीने में एक बार फिक्स होगा। कब से कब तक के का, बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने की जो GSTR1 की ड्यू डेट होगी उसके बाद से लेकर के टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR1 फॉर द मंथ, इस महीने की GSTR1 की ड्यू डेट के बीच में, इस पीरियड का जो भी ITC का डिटेल्स है वो डिटेल्स 2B में आ जाएगा और फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the details of outward supply furnished by supplier who has opted for QRMP scheme in GSTR1 और using IFF as the case में भी, अब आपने जिससे परचेज किया है वो भाई QRMP स्कीम में गया है, तो या तो वो GSTR1 फर्निश करेगा यहाँ पे क्वार्टरली, हो सकता है IFF भी फर्निश कर दे, एज द केस में भी IFF हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड मंथ के लिए चाहे तो वो IFF फर्निश कर सकता है, तो वो भी किस में आ जाएगा, वो जो भी डिटेल्स 1 में डालेगा GSTR1 या IFF में डालेगा वो आपके 2B में आ जाएगा। फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर, पहले महीने ऑफ क्वार्टर के बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले जो क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर की जो भी ड्यू डेट गई होगी किस चीज की, GSTR1 की, टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स यूजिंग IFF फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, इस महीने के IFF फर्निश तक के का डिटेल्स आ जाएगा आपके 2B में। For the second month of the quarter between the day immediately after the due date of furnishing details using IFF for the first month of the quarter to the due date of furnishing details using IFF for the second month, पहले महीने के बाद और सेकंड महीने के पहले जो बीच में ड्यू डेट के उस टाइम का जो डिटेल्स है ITC का वो आ जाएगा 2B में। फॉर द थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग details using IFF for the second month of the quarter to the due date of furnishing of GSTR1 for the quarter, ठीक है, थर्ड मंथ का, सो ऑन, ऐसे हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ का। अगर आपका सप्लायर क्या है, QRMP में, QRMP में, तो द डिटेल्स ऑफ IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और गुड्स ब्रॉट इन DTA फ्रॉम SEZ यूनिट डेवलपर ऑन अ बिल ऑफ एंट्री इन द मंथ, तो आपने या तो गुड्स इंपोर्ट किए हैं, आपने क्या किए, या तो गुड्स इंपोर्ट किए या आपने क्या किए हैं यहाँ पे SEZ से लिए, आपने कुछ इंपोर्ट किया या आपने SEZ से लेकर के आए, तो ये दोनों भी केसेस में जो भी IGST पे किया है वो भी आपके 2B में दिख जाएगा,
वो भी आपके 2B में दिख जाएगा, ठीक है। GSTR 2B consists of all documents filed by supplier ISD in their form GSTR 1, 5 and 6 between the cutoff dates. तो GSTR 2B में क्या होते हैं? It consists of all documents filed by supplier ISD in their form GSTR 1, 5 or 6 between the cutoff dates. It also consists of import data for the period which are received within 13th of the succeeding month. तो 2B में क्या होंगे? सारे डॉक्यूमेंट जो फाइल किए आपके सप्लायर ने, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में, एज द केस में भी जो भी उन्हें फॉर्म एप्लीकेबल होता है 1, 5, 6 बिटवीन द कट ऑफ डेट, इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट डेटा विच आर रिसीव विद इन 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। इम्पोर्ट का भी जो डेटा 13 तारीख तक आ जाएगा वो सब कुछ आ जाएगा। 2B यहाँ पे फिक्स हो जाता है 14 तारीख को, हमने जैसे देखा। अब देखो, इन केस ऑफ मंथली फॉर्म GSTR 1 का अगर किसी को मंथली लगता है सप्लायर को, तो उस केस में मतलब अदर देन QRMP स्कीम वाले, कट ऑफ डेट क्या होती है? कट ऑफ डेट इज 00 आवर्स ऑफ 12th ऑफ द रेलेवेंट मंथ टू 23:59 आवर्स ऑफ 11th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, ठीक है। वेरस तो यहाँ पे जैसे कि जून की आपकी GSTR 1 आपको मंथली लगता है तो उसकी डेट है 11 जुलाई तक। वेरस फॉर क्वार्टरली GSTR 1 जो फाइल कर रहे हैं या IFF फाइल कर रहे हैं या जो GSTR 5 या 6 फाइल कर रहे हैं, उनकी कट ऑफ डेट क्या होती है? इज 00 आवर्स ऑफ 14th ऑफ द रेलेवेंट मंथ टू 23:59 ऑफ द 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, 13 तारीख तक होती है। तो 13 तारीख तक QRMP वालों के लिए डेट क्या है? 13 तारीख तक के उनका IFF या GSTR 1 सबमिट करने का। तो ये जब भी वो सबमिट करते हैं, देखो 11 तारीख 13 तारीख तब तक के सारे डिटेल्स आ गए ITC के, तो 14 तारीख को आपका फिक्स हो जाता है 2B। बहुत सिंपल ये है, यहाँ बहुत डिटेल में दिया, बट अगर आपने इतना भी याद रख लिया तो बहुत है। The details filed in GSTR 1, 5, 6 would reflect in next open 2B of the recipient irrespective of supplier date of filing. If the supplier is opting for QRMP, an invoice dated 15 July on 13th August, सप्लायर आपका क्या है भाई? QRMP स्कीम वाला है। इनवॉइस जो है 15 तारीख की, उसने 13 अगस्त को यहाँ पे क्या करिए? फाइल करिए। इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B ऑफ जुलाई जनरेटेड ऑन 14th अगस्त। इफ द डॉक्यूमेंट, देखो अब उसने 13 तारीख तक के फाइल कर दिया, तो 14 तारीख को जो 2B जनरेट होगा उसमें वो दिख जाएगा। इफ द डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड ऑन 14th अगस्त, द डॉक्यूमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन 2B ऑफ अगस्त दैट इज जनरेटेड ऑन 14th ऑफ सितंबर। तो भाई यहाँ पे GSTR 1 वाले जो भी 11 तारीख तक फाइल कर रहे हैं इनवॉइसेस यहाँ पे जी, और यहाँ पे जिनको QRMP स्कीम लग रही है उनका IFF या GSTR 1 जो भी 13 तारीख तक के यहाँ पे वो लोग जो इनवॉइसेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? फाइल कर रहे हैं, वो सारी तो आपके उस महीने के जो 2B जनरेट होगा उसमें आ जाएगी। 13 के बाद 14 को किया तो फिर वो नेक्स्ट मंथ के 2B में आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखो। नाउ द स्टेटमेंट इन 2B फॉर एवरीवन शैल बी मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन। 2B जो भी जनरेट होगा वो किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर अ डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड मंथ। हमने देखा 13 तारीख को खत्म होती है ड्यू डेट यहाँ पे क्वार्टर के फर्स्ट सेकेंड मंथ की, तो फिर क्या हो जाएगी? आपको 14 को अवेलेबल हो जाएगी। इन द IFF बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP इन फॉर्म GSTR 1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ऑप्टिंग फॉर QRMP, मतलब कि भाई IFF की डेट क्या थी? 13 तारीख, GSTR 1 वालों की 11 तारीख, विच एवर इज लेटर मतलब 13 तारीख के बाद में, मतलब 14 तारीख। इन द थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर, ये फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ क्वार्टर की बात हुई, अ डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द सेड मंथ। अभी 13-11 है, हो सकता है ये डेट्स वगैरह चेंज हो जाए, तो यहाँ पे लॉ में ऐसा अभी लिखा हुआ है, ठीक है। In the third month of the quarter, a day after the due date of furnishing detail of outward supply for the month in GSTR 1 by a registered person opting for QRMP, ठीक है। तो अभी के लिए ये डेट क्या आ रही है? 14 तारीख आ रही है with all the calculations for the quarter July to September. 2B of a registered person who has received supply from QRMP as well as from other supply will be generated as follows, ठीक है। तो 14 तारीख को यहाँ पे आपका 2B जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सप्लायर है जो QRMP वालों से भी परचेस कर रहा है, अदर्स से भी परचेस कर रहा है, तो उस केस में उसकी डेट क्या फिक्स हो जाएगी बेटा? 14 तारीख हो जाएगी यहाँ पे, जुलाई की 14 अगस्त, अगस्त की 14 सितंबर, सितंबर की 14 अक्टूबर। एक पर्टिकुलर डेट पे ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, अगले ने आपने GSTR 1 में डेटा डाला, उसकी डेट गई, उसके बाद आपका 2B फिक्स हो जाएगा।
उसके बाद आपका 2 भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजंस हमने किसके देखे, जीएसटीआर 2A देखे, 2B देखे। नेक्स्ट जीएसटीआर 3B देखेंगे। फॉर्म एंड मैनर ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B। 3B जैसे आपको पता है क्या है, एक समरी रिटर्न है। ठीक है, सो किसको फाइल करना होता है भाई 3B? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, NRTP, composition taxpayers, person deducting tax at source, person collecting tax at source, supplier of OIDAR services located in non-taxable territory providing such services to non-taxable online recipient is required to furnish form GSTR 3B electronically। तो इन लोगों को फाइल नहीं करना है, इनके अलावा सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स को क्या करना है भाई, GSTR 3B यहाँ पे फाइल करना होता है। देखो इसमें क्या बात है कि भाई इन लोगों के लिए क्योंकि ऑलरेडी स्पेशल रिटर्न्स हैं तो इन्हें GSTR 3B फाइल करने की कोई नीड नहीं है, इन्हें GSTR 3B फाइल करने की कोई नीड नहीं है। इनके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो लोग फाइल करेंगे, ये अपने अपने स्पेसिफिक इनके जो स्पेशल रिटर्न्स है वो फाइल करेंगे। तो किसको फाइल करना है 3B? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, NRTP, कंपोजिशन टैक्स पेयर, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स एंड OIDAR सर्विसेज जो कहाँ से दे रहे हैं, हमने पढ़ा था ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, जो एक बाहर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है वहां से वो सर्विसेज दे रहे हैं। इंडिया में किसको दे रहे हैं भाई, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को दे रहे हैं। तो इस केस में इन लोगों को GSTR 3B फाइल करने की जरूरत नहीं, बाकी इनके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको करने पड़ेंगे। इनके लिए अलग स्पेशल फॉर्म्स वगैरह हमने पढ़े थे, इनको वो फाइल करना है। ठीक है, 4, 5, 6 एंड 7, 8 सब हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन केस ऑफ पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। अब GSTR 3B के ड्यू डेट क्या रहेगी, तो अगर आपने क्वार्टरली QRMP स्कीम के लिए गए हो, आप क्वार्टरली रिटर्न जो है मंथली पेमेंट स्कीम जो हमने अभी देखी, तो उस केस में आपको पता है आपको 3B कब फाइल करना है भाई, क्वार्टर में एक ही बार फाइल करना है। डेट क्या है उसकी, तो क्वार्टरली GSTR 3B ऑन और बिफोर 22nd और 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। तो डेट क्या दी है, या तो 22 या तो 24, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग डेट्स दी हुई है, हम अभी नीचे देखेंगे यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। तो क्या डेट हो गई है भाई, 22 या 24। किसकी बात हो रही है, QRMP स्कीम वालों के लिए GSTR 3B की डेट 22 तारीख या 24 तारीख डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट में। सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच द रिटर्न इज फर्निश, जैसे कि अप्रैल टू जून का है तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जुलाई की या तो 22 तारीख होगी या 24 तारीख होगी। तो अगर आप इन स्टेट्स में हो, जैसे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस स्टेट में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब जगह पे हो तो आपका 22 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर है। तो अप्रैल टू जून का क्वार्टर का क्या होगा, 22 जुलाई होगी। इसके अलावा अदर स्टेट्स में हो आप यहाँ पे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, इन सब के लिए डेट्स क्या रखी हुई है, ये सारे स्टेट्स के लिए डेट क्या रखी हुई है, 24 तारीख नेक्स्ट मंथ की 24th। ये रिपीट हो गया बेटा, कट कर देना, सेम ऊपर की 4 लाइन है। तो अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन से स्टेट पे आता है उस पे आपकी डेट रहेगी, सबके लिए नहीं, QRMP वालों के लिए। नॉर्मल टैक्स पेयर्स के भी देखते हैं। QRMP स्कीम वालों की डेट क्या कर दी गई, 22nd या 24th। जो भी क्वार्टर है आपका, जब भी वो क्वार्टर फिनिश हो रहा है, वो क्वार्टर फिनिश होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसकी 22nd या 24th डेट है। ठीक है, इन केस ऑफ अदर टैक्स पेयर, मतलब अदर देन QRMP स्कीम वाले नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो है, मंथली GSTR 3B ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ फॉर विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। जो पहले नॉर्मल टैक्स पेयर्स होते थे उनकी पहले भी 20 तारीख थी, अभी भी है। अप्रैल का रिटर्न उनका कब पे करना पड़ेगा, 20th मई। ठीक है, एंड सो ऑन। मंथली रिटर्न है, 20 तारीख को रहेगा, पेमेंट करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, ये हुई बात। नेक्स्ट, every registered person required to furnish returns shall discharge their liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under GST law by debiting the electronic cash ledger, credit ledger and include the details in the return। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई 3B हम में फाइल करते हैं, उसके पहले पेमेंट करना ही होता है, पेमेंट के बिना रिटर्न फाइल नहीं होता। तो क्या लिखा हुआ है, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जिसको रिटर्न फाइल करना है उसको अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट जो भी उसका लग रहा है
या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से, और वो डिटेल्स रिटर्न में डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो डिटेल रूल्स और वो सारी चीजें हमने पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े थे कि भाई किस चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश को यूज कर सकते हैं, लेजर को, किस चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन एंड ऑल दैट, वो सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में। यहाँ क्या बात हुई कि भाई रिटर्न, ये पहले भी ये बात थी, हमारा रिटर्न जीएसटी जब से आया तब से पेमेंट करते हो, तभी आप 3B की पेमेंट की और रिटर्न की ड्यू डेट लिंक्ड है। Every registered person under QRMP scheme shall pay tax due under provision to this for each of the first 2 months of the quarter by depositing the said amount in form GST PMT 05 by 25th of the month succeeding such month। स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। रिटर्न क्वार्टरली फाइल करोगे, पेमेंट तो मंथली करना है, पेमेंट तो मंथली करना है। तो जो पहले 2 मंथ है उसका क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। भाई कब करना है? वो महीना खत्म हुआ, जैसे अप्रैल खत्म हुआ आपका, अप्रैल टू जून क्वार्टर की बात करें, अप्रैल खत्म हुआ तो आपको 25 मई तक के पेमेंट करना है, 25 मई तक के पेमेंट करना है। कैसे करना है? डिपॉजिट करना है। आपको एक फॉर्म है GST PMT 06, उसको यूज करके उसमें आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है। डिटेल प्रोविजन पेमेंट के अभी थोड़ी देर में देखेंगे। However, the commissioner may, on recommendation of the council, extend the due date for depositing the said amount in GST PMT 06 for such class of taxable person as may be specified therein। कमिश्नर को पावर दिया हुआ है, कभी उसको लगता है किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए डेट एक्सटेंड करनी है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Further, any extension of time limit notified by Commissioner of State shall be deemed to be notified by Commissioner। ठीक है, CGST एक्ट के प्रोविजन दिए, तो जो किसी स्टेट के कमिश्नर ने एक्सटेंड किया उसको मान लिया जाएगा कि भाई ये CGST के लिए भी अप्लाई होता है, सिंपल बात है। While making deposit in form PMT 06, a registered person may, for the first month of the quarter, take into account the balance in electronic cash ledger। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी उसका पैसा पड़ा हुआ है तो उसको वो कंसीडर कर सकता है, उसको जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना है उसमें वो कंसीडर कर सकता है जो पैसा ऑलरेडी पड़ा है उसको। डिटेल प्रोविजन पेमेंट के थोड़ी देर में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ही है यहाँ मंथली पेमेंट्स वगैरह। फॉर सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर टेक इनटू अकाउंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक्सक्लूडिंग द टैक्स ड्यू फॉर फर्स्ट मंथ। जो भी अमाउंट ड्यू हुआ है फर्स्ट मंथ का उसको माइनस कर देगा, बाकी का अमाउंट जो है वो क्या कंसिडर कर सकता है सेकेंड मंथ के टैक्स के टुवर्ड्स। At the time of filing of return for the said quarter in form 3B, the amount deposited by registered person in first 2 months of the quarter shall be debited। तो जब वो रिटर्न फाइल करेगा बेटा, 3B फाइल जब वो करेगा, फाइनली क्वार्टर खत्म होगा अप्रैल टू जून, उसके बाद वो रिटर्न यहाँ पे अपना 3B फाइल करेगा, तो जो ऑलरेडी अमाउंट डिपॉजिट किया है पहले 2 महीने में उसको डेबिट कर दिया जाएगा। पहले 2 महीने में आप क्या करते हो? खाली डिपॉजिट करके रखते हो। This amount is debited solely for the purpose of offsetting liability furnished in the quarter form GSTR 3B। और जो भी आपकी liability है उसके अगेंस्ट उसे offset किया जाएगा। However, any amount left after filing quarters form 3B may either be claimed as refund or may be used for any other purpose in subsequent quarters। एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे? या तो रिफंड ले लो या आगे के क्वार्टर में यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये 3B के प्रोविजंस हुए। पहले 3B के लिए एक ही डेट हुआ करती थी 20 तारीख की, अभी यहाँ पे क्या कर दिया? QRMP वालों के लिए ऑप्शन दे दिया। भाई यहाँ पे क्या ऑप्शन है QRMP वालों का? ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइलिंग का जिन लोगों ने ऑप्शन लिया है वो 22 तारीख या 24 तारीख को रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जो 3B है यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए 20 तारीख की ड्यू डेट है। QRMP वालों के लिए स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा स्टेट में है वो, तो उसके बेसिस पे उनकी डेट्स रहेगी। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे प्रोविजंस हमने किसके पढ़े? GSTR 3B के प्रोविजंस पढ़े। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स में 2 ऑप्शंस है, देखो चलो पढ़ेंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ड्यू इन फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ और बोथ ऑफ द मंथ्स ऑफ द क्वार्टर बाय डिपॉजिटिंग द टैक्स ड्यू इन GST PMT 06। भाई उसने टैक्स फर्स्ट मंथ का सेकेंड मंथ का दोनों भी महीने का कैसे करना है? डिपॉजिट करना है। कहाँ पे? एक फॉर्म है यहाँ पे, उसके थ्रू GST PMT 06। द पेमेंट कब तक करना है? इट इज टू बी मेड बाय 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। जैसे कि अप्रैल का 25 जून, जून का 25 जुलाई, ऐसे पेमेंट करना है। वाइल जनरेटिंग द चालान द टैक्स पेयर शुड सिलेक्ट। चालान जनरेट करते टाइम उसे क्या सिलेक्ट करना है? भाई किस चीज के लिए? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, ये सिलेक्ट करेंगे। एज रीजन फॉर जनरेटिंग द चालान, द सेट पर्सन कैन यूज एनी ऑफ द 2 ऑप्शंस। इसमें से कोई भी दोनों ऑप्शन यूज कर सकता है पर्सन, प्रोवाइडेड फॉर द मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ्स। पहले 2 महीने के लिए, जैसे अप्रैल टू जून क्वार्टर में अप्रैल और मई के लिए क्या ऑप्शन यूज कर सकता है? ऑप्शन फॉर
मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स या तो फिक्स सम मेथड ले सकता है या सेल्फ असेसमेंट मेथड ले सकता है, या फिक्स सम ले सकता है या सेल्फ असेसमेंट मेथड ले सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिक्स सम मेथड। इफ द टैक्स पेयर चूजेस दिस ऑप्शन, दोनों में से जो ऑप्शन चूज करेगा, फिक्स सम मेथड चूज किया फॉर एग्जांपल, इफ द टैक्स पेयर चूजेस दिस ऑप्शन, अ फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर जनरेटिंग एन ऑटो जनरेटेड और प्री फिल्ड चालान इन जीएसटी पीएमटी 06। सो टैक्स पेयर अगर चूज करेगा ये ऑप्शन तो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी जीएसटी पोर्टल पे फॉर जनरेटिंग द ऑटो जनरेटेड चालान और प्री फिल्ड चालान इन जीएसटी पीएमटी 06। द चालान अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम विच कैन नॉट बी एडिटेड। जो चालान का अमाउंट है वो क्या रहेगा भाई, सिस्टम खुद कैलकुलेट करके देगा, सिस्टम कैलकुलेट करके देगा फिक्स्ड अमाउंट और वो एडिट नहीं हो सकता है। द अमाउंट इज इक्वल टू 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश। क्या है 35%, 35% ऑफ व्हाट, टैक्स पेड इन कैश, जो कैश में आपने टैक्स पे किया, कब, इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के लिए, वेयर द रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली। तो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल टू जून के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो आप क्या देखोगे, जैन टू मार्च में मैंने यहाँ पे टैक्स कितना कैश में पे किया है, उसका 35%। ठीक है, सो टैक्स 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड क्वार्टरली। और अगर रिटर्न आपका फर्निश हुआ है क्वार्टरली तो, बट अगर रिटर्न आपका क्वार्टरली फर्निश नहीं हुआ है तो टैक्स लायबिलिटी इन कैश in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly। for example आपने वो जैन फेब मार्च का मंथली रिटर्न फाइल किया था, अप्रैल से आप आए हो क्यूआरएम पे में, तो उस केस में मार्च में जो भी आपने कैश में टैक्स पे किया होगा, मार्च में आपने जो भी कैश में टैक्स पे किया होगा वो आप क्या कर दोगे भाई, वो अप्रैल और मई के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपको टैक्स यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट वाले पॉइंट का एग्जाम्पल जो 35% वाला है उसका एग्जाम्पल देखेंगे पहले। कब लगता है 35%, अगर आपने 35% कब लगेगा, अगर आपने क्या किया भाई, आपने यहाँ पे रिटर्न क्वार्टरली फर्निश किया था पिछले क्वार्टर का। सो इन केस लास्ट रिटर्न वाज फर्निश क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च, देन टैक्स पेड इन कैश इन क्वार्टर जैन टू मार्च, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस आपने कितना पे किया, फॉर एग्जांपल जैन टू मार्च में 100, 100, 550 इतना आपने पे किया। सो देन टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ, अप्रैल और मई में कितना हो जाएगा 35%, अप्रैल में 35, मई में 35 एंड सो ऑन। इन ईच ऑफ द मंथ आपको क्या पे करना पड़ेगा, इतना इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, अप्रैल में ये पे करना पड़ेगा, मई में ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बात हुई यहाँ पे हमारी ये बात हुई कि पिछले महीने में अगर पिछले क्वार्टर में आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया तो उस केस में जो भी आपने पिछले क्वार्टर में कैश में टैक्स पे किया है उसका 35% ईच मंथ में आपको क्या करना है, कैश में टैक्स पे कर देना है फिक्स सम मेथड में। बट अगर आपने पिछला जैन टू मार्च का फॉर एग्जांपल रिटर्न मंथली था आपका, तो उस केस में इनकेस लास्ट रिटर्न फाइल वाज मंथली द टैक्स पीरियड मार्च, तो फिर आपको देखना है कि भाई मार्च में आपने कितना कितना टैक्स पे किया था, वही सेम टू सेम टैक्स जो है आपको अप्रैल में और मई में पे कर देना है, अप्रैल और मई में पे कर देना है। क्या बात हो रही है, मंथली पेमेंट, और भाई क्वार्टर में रिटर्न एंड में करेंगे क्वार्टर के, बट अभी पैसा तो गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा मंथली। तो मंथली पेमेंट कैसे करना है आपको, या तो फिक्स सम मेथड में जाओगे या आप सेल्फ असेसमेंट में जाओगे। अभी हम फिक्स सम की बात कर रहे हैं। फिक्स सम में ये देखना है कि पिछले क्वार्टर में रिटर्न क्वार्टरली गया था तो 35% जो टैक्स पे किया है कैश में वो ले लो, बट पिछले क्वार्टर में अगर मंथली रिटर्न हुआ था तो जो लास्ट मंथ है उतना ही इक्विवेलेंट आपने टैक्स पे करना है दोनों महीनों में, अप्रैल में, मई में। However, no such amount may be required to be deposited, परंतु ये अमाउंट डिपॉजिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कब, for the first month of the quarter where the balance in electronic cash ledger, credit ledger is adequate for the tax liability for the said month, or where there is nil tax liability। भाई या तो nil tax liability, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल ही नहीं हुई भाई मेरी अप्रैल में, मई में यहाँ पे, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी रीजन मेरी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, तो कोई नीड नहीं है। सेकेंड चीज, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ 50 पे करना था फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दो पेमेंट्स आ रहे हैं मेरे फॉर एग्जांपल, तो या 80 भी, चलो ये भी मान लिया, ये मेरे पेमेंट आ रहे हैं, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी 500 पड़े हुए हैं, तो मुझे कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं।
मेरे ऑलरेडी यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में 500 किसी में भी, तो उस केस में मुझे पे करने की कोई नीड नहीं आती है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में अगर एडिक्वेट बैलेंस है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, for the second month of the quarter where the balance in electronic cash or credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and second month of the quarter, or where there is nil tax liability। क्या बात हुई हमारी? where the balance in electronic cash or credit ledger is adequate for the cumulative tax liability, adequate है for the first and second month of the quarter, or where the tax liability, where there is nil tax liability। again सेकेंड मंथ में मुझे कब पे करने की जरूरत नहीं है जी, मेरा फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ दोनों का मिला करके बैलेंस एडिक्वेट है या नील टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केस में भी मुझे कुछ पे करने की नीड नहीं है, पे करने की नीड नहीं है। मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड वुड नॉट बी अवेलेबल टू दोज रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। तो यहाँ पे जो monthly tax payment through this method would not be available to those registered person who have not furnished the return for a complete tax period preceding such month। तो यहाँ पे पिछले महीने का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, मंथली टैक्स पेमेंट की स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, सो मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड वुड नॉट बी अवेलेबल टू दोज रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव व्हाट नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। ठीक है, कंप्लीट टैक्स पीरियड मीन्स अ टैक्स पीरियड इन विच द पर्सन इज रजिस्टर्ड from the first day of the tax period till the last day of the tax period, उसे complete tax period बोलते हैं। ठीक है, now next ये क्या हुई हमारी फिक्स सम मेथड हुई। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, सेल्फ असेसमेंट मेथड। The said person in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward, outward supply and ITC available। नाम ही बताता है बेटा, जैसे सिंपल है सेल्फ असेसमेंट मेथड। आपको ही देखना है कि भाई मेरी लाइबिलिटी कितनी आ रही है आउटपुट पे, आउटवर्ड सप्लाई पे मेरा ITC कितना है, मेरे को कितना पे करने को आ रहा है, तो आपको ही सेल्फ असेस करना है। So the said person in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supply and the ITC available in form GST PMT 06। In order to facilitate ascertainment of ITC available for the month, an auto drafted ITC statement has been made available in form 2B every month। 2B में जो आता है उसके हिसाब से आप ITC ले सकते हो। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपको सेल्फ असेस आप करोगे यहाँ पे, और आप क्या निकालोगे, सेल्फ असेस आपका टैक्स कितना पे करने का आ रहा है किसी भी महीने का। The registered person under QRMP scheme is free to avail either of the two tax payment method above in any of the 2 months of the quarter। यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, उसको जो भी मेथड ऑप्ट करनी वो मेथड वो ऑप्ट कर सकता है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर अ क्वार्टर इन 3B, अब जब ये 2 मंथ्स में तो उसने चलो या सेल्फ असेसमेंट ले ली, वॉट एवर फिक्स सम मेथड ले ली, अब क्या हुआ तीसरे महीना जब आया गया उसके बाद में उसने 3B फाइल करना है। द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर शैल बी डेबिटेड। जो पहले 2 महीने में अमाउंट डिपॉजिट किया है वो अमाउंट जो हमने क्या किया था, GST PMT 06 के थ्रू अमाउंट डिपॉजिट करके रखा था, अब वो अमाउंट क्या होगा, अब वो अमाउंट डेबिट होगा, shall be debited। Further, any amount left after filing that quarter's Form 3B may either be claimed as refund or may be used for any purpose in the subsequent quarter। अब जो अमाउंट बच गया उसको बाद में क्या एज अ रिफंड भी क्लेम किया जा सकता है या किसी और पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है आगे के क्वार्टर के लिए, कब, रिटर्न फाइल करने के बाद में जो अमाउंट आपका बच गया है। However, such refund claim shall be permitted only after return in 3B has been furnished। Further, deposit cannot be used by taxpayer for any other purpose till the time of filing of return। तो ये जो अमाउंट आपने डिपॉजिट में करके रखा है ये किसी और चीज के लिए नहीं यूज करोगे रिटर्न फाइल करते थे, रिटर्न फाइल करने के बाद जो अमाउंट बचा है उसको फिर रिफंड क्लेम कर सकते हो, पहले नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स जिसमें 2 मेथड्स थी, एक फिक्स सम मेथड या सेल्फ असेसमेंट मेथड। आपकी जो इच्छा है वो इच्छा से आप जो भी मेथड चूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्टिंग बाय फिक्स सम मेथड। अब आपने क्या किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने फिक्स सम मेथड ली, सो नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल इन केस the tax due is paid in first 2 months of the quarter by way of depositing auto calculated fixed sum by the due date। आपने क्या किया यहाँ पे भाई, जो भी टैक्स फिक्स सम मेथड में सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा है, सिस्टम में जो भी कैलकुलेट यहाँ पे करके दिया आपने वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, in other words, if while furnishing the return in 3B it is found that
In any or both of the first 2 months of the quarter, the tax liability net of available credit received was higher than the amount paid in challan, then no interest would be charged provided the deposit the system calculated amount for each of the 2 months and discharge the entire liability for the quarter in 3B ऑफ द क्वार्टर बाय द ड्यू डेट। अब आपने तो भाई फिक्स सम मेथड में जो भी 35% वाला फॉर एग्जांपल हो, या आपका क्या हुआ लास्ट मंथ वाला जो था, हमने देखा था मार्च का मंथली रिटर्न फाइलिंग था, तो मार्च वाला अमाउंट आपने पे किया, जो भी ठीक है, किसी भी ऑप्शन में जो सिस्टम ने कैलकुलेट करके दिया आपने पे कर दिया। बाद में पता चला कि आपकी तो भाई अप्रैल मई में बहुत ज्यादा सेल्स थी, बहुत ज्यादा सेल्स थी, तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने जो कैलकुलेट करके दिया वो आपने पे कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं टैक्स लायबिलिटी तो बहुत हायर होनी चाहिए थी अप्रैल और मई की, तो भी आपको कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी फिक्स सम मेथड में। In such case, payment of tax by depositing the system calculated amount in GST PM206 is not done by due date, but अब आपने फॉर एग्जाम्पल जो भी टैक्स आता है जो सिस्टम ने कैलकुलेट किया है वो आपने ड्यू डेट पे फॉर एग्जांपल नहीं पे किया, इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग PMT06 टू द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। अब आपका जो भी ड्यू डेट आया है यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल तब तक के पे नहीं किया, तब से लेकर के जितने भी दिन का डिले है तब तक के पेमेंट तक के उतने टाइम का आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। फर्दर इन केस फॉर्म GST और 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश बियॉन्ड द ड्यू डेट। अब 3B आपने ड्यू डेट के बाद में फाइल किया, फॉर एग्जांपल फर्निश किया, ड्यू डेट चली गई, उसके बाद में 3B फर्निश किया, इंटरेस्ट वुड बी पेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 फॉर द टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स। एग्जांपल देखेंगे समझेगा। A registered person who has opted for QRMP scheme, आप QRMP स्कीम पे गए हो, had paid a total amount of 100 as cash in the previous quarter अक्टूबर टू दिसंबर। तो अक्टूबर टू दिसंबर में आपने क्या किया, 100 रुपीज कैश में पे किया अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का। He opts to pay tax under fixed sum method। अब आपने क्या निकाला भाई कि अब मैं यहाँ पे जैन फेब मार्च में फॉर एग्जांपल क्या करूंगा, मैं फिक्स सम मेथड पे करूंगा। तो he therefore pays 35 on 25th Feb and 25th March for discharging liability for first 2 month of the quarter Jan and Feb। तो भाई आपने फिक्स सम मेथड लिया, 100 रुपीज पे किया हुआ था पिछले क्वार्टर का, तो इस क्वार्टर में जैन में और फेब की आपकी लाइबिलिटी कितनी आती है, 35%, 35। जैन का पेमेंट 25 फेब को आपने 35 कर दिया, फेब का पेमेंट 25 मार्च को आपने 35 कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दिस रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड, अब यहाँ पे तो आपने ये पे कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब क्वार्टर खत्म हुआ आपका जैन टू मार्च, इन द रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट बेस्ड ऑन आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई फॉर जनवरी was 40, that the liability based on outward and inward supply for January was 40 and Feb was 42। बाद में पता चला रिटर्न से कि भाई यहाँ पे तो आपकी लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी, 40 और 42। However, no interest would be payable for the lesser amount of tax 5 and 7 discharged in these 2 months provided that he discharged the entire liability for the quarter in 3B by the due date। आपने ड्यू डेट पे 25 फेब और 25 मार्च को पेमेंट कर दिया, इवन इफ अब जब हमने आपने यहाँ जैन टू मार्च का रिटर्न फाइल कर रहे थे भी तब पता चला कि भाई यहाँ पे जैन की लाइबिलिटी 35 की जगह 40 होनी चाहिए थी, तो 5 शॉर्ट किया तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फेब की लाइबिलिटी पता चला 35 की जगह 42 होना चाहिए, तो भी यहाँ पे 7 रुपीज आपने शॉर्ट पे किया, तो भी शॉर्ट पे किया तो भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट किया, क्योंकि आपने ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट किया था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था बेटा इसका एग्जांपल ये था। एक और एग्जांपल है देखेंगे, a registered person who has opted for QRMP scheme has paid total amount of 100 rupees as tax liability in the previous quarter अक्टूबर टू दिसंबर का 100 रुपीज आपने टैक्स कैश में पे किया। He opts to pay tax under fixed sum method, therefore he pays 35 on 25th Feb and 25th March for discharging liability for first 2 months of the quarter Jan and Feb। In his return for quarter it is found that total liability for the quarter net of available credit was 125। ठीक है, अब पता चला भाई इन्होंने टाइम पे कर दिया, जैन का फेब का दोनों का पता चला, इन्होंने क्या किया 35 पे कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। अब मार्च के रिटर्न की बात आई, जैन टू मार्च क्वार्टर की जो रिटर्न की बात आई, तो जैन टू मार्च वाला रिटर्न है उसमें पता चला कि भाई टोटल इनकी लाइबिलिटी 125 आ रही है, बट ही फाइल्स द रिटर्न ऑन 30th अप्रैल, बट उन्होंने रिटर्न कब फाइल किया, 30th अप्रैल को फाइल किया। इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट एप्लीकेबल रेट ऑन 55 दैट इज 25 to 70 दैट इज डिपॉजिट मेड इन कैश इन द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ फॉर द पीरियड बिटवीन ड्यू डेट ऑफ क्वार्टरली 3B एंड ऑन 30th अप्रैल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट यहाँ पे फॉर दिस 3B लेट फाइल किया। 3B की डेट क्या होगी, या तो 22 होगी या 24 होगी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट।
ठीक है, जैन टू मार्च की या तो 22 अप्रैल होगी या 24 अप्रैल होगी। अब उन्होंने 3B कब फाइल किया? लेट फाइल किया 30 अप्रैल। तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? क्यों नहीं लगेगा भाई? 3B लेट फाइल किया तो इंटरेस्ट तो लगेगा। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा? शॉर्ट अमाउंट कितना है आपका? 125 माइनस 70। ये जो अमाउंट है ये आपने भी पे नहीं किया है, इस अमाउंट पे दैट इज 55 रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा आपका। किस पीरियड से किस पीरियड तक? फॉर एग्जांपल आपकी 24 तारीख तक की डेट है तो तब से लेकर 30 तारीख तक है। ठीक है, यहाँ पे इतने दिन का क्या लगेगा आपको? इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा तो देखो यही लिखा था सेकंड पॉइंट, इन सच पेमेंट ऑफ tax by depositing the system calculated amount is not done by due date. Interest would be payable at the applicable rate from the due date of furnishing till the date of making payment. Further, in case 3B for the quarter is furnished beyond due date, इस पे एग्जाम्पल था देखो 3B अगर आपने डिलेट फाइल किया, इंटरेस्ट would be payable as per the provisions of section 50 for the tax liability net of tax. Next, applicability of interest for the registered person making payment of tax by fixed sum method. अगर आप फिक्स सम में गए हो, अब फिक्स सम में सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा है आपको अमाउंट। सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया आपने पे कर दिया, तो क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, पढ़ेंगे। नो इंटरेस्ट would be payable in case tax due is paid in first 2 months of the quarter by way of depositing auto calculated fixed sum by the due date. सिस्टम ने जो कैलकुलेट करके दिया वो हमने पे कर दिया। ठीक है, जैन टू मार्च में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है? जैन टू मार्च वाला क्वार्टर है, तो हमने क्या देखना है यहाँ पे? अक्टूबर टू दिसंबर का हम देखेंगे। वो 35% वाला आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, सिस्टम ने कैलकुलेट करके दे दिया, मैंने जैन का फेब का फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर पे कर दिया। बाद में पता चला कि मेरी सेल्स ज्यादा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम ने जो कैलकुलेट करके दिया था मैंने पे कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स इफ व्हाइल फर्निशिंग रिटर्न इन 3B इट इज फाउंड दैट in any or both of the first 2 months of the quarter the tax liability net of available credit on supply made receive was higher than the amount paid in चालान। आपने जो चालान में पे किया उससे ज्यादा आ रही है भाई, आपकी यहाँ पे क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है लाइबिलिटी, बट तो भी आपने जो सिस्टम ने कैलकुलेट करके दिया वो पे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो इंटरेस्ट वुड बी चार्ज प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ एंड डिस्चार्ज द एंटायर लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन 3B बाय द ड्यू डेट। तो आपने क्या किया? देखो दो चीजें बात की यहाँ पे हमने, क्या कि जब 3B फाइल किया तब हमें पता चला कि पहले 2 महीने की टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आ रही है जितना हमने ऑलरेडी पे किया उससे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शर्त बस ये है कि आपने एक तो सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट पे किया और सेकंड 3B भी टाइम पे फिल किया। सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट टाइम पे कर दिया और 3B टाइम पे फाइल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका ये पहले एग्जांपल देखते फिर सेकंड नीचे वाला पॉइंट देखेंगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम हैज पेड टोटल अमाउंट ऑफ 100 एज इन कैश एज टैक्स लाइबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर टू दिसंबर में क्या है? 100 रुपीज आपका, 100 रुपीज आपका क्या है? यहाँ पे आपने टैक्स पे किया था अक्टूबर टू दिसंबर में। ही ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर फिक्स सम मेथड, ही देयरफॉर पेज 35 ईच ऑन 25th Feb एंड 25th मार्च। ठीक है, जैन का और फेब का क्या था? 25th Feb और 25th मार्च को उसने 35 रुपए पे कर दिए, 35%। फॉर डिस्चार्जिंग टैक्स लाइबिलिटी फॉर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर, जनवरी और फरवरी। बिल्कुल सही किया, अभी तक तो एकदम टाइम पे चल रहा है सारा काम। इन द रिटर्न फॉर क्वार्टर इट इज फाउंड दैट लाइबिलिटी फॉर आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई फॉर जनवरी वाज 40। हमने 35 पे किया बट हमें पता चला जनवरी की लाइबिलिटी 40 होनी चाहिए थी। जब हमने रिटर्न फाइल किया तब हमें पता चला। एंड फॉर फेब इट वाज 42। फेब में भी हमने 35 पे किया हुआ, 42 आ गई लाइबिलिटी। However, no interest would be payable for lesser amount of 5 and 7। ये जो lesser amount है 35 minus 40 और 35 minus 42, ये 5 और 7 दोनों के लिए जैन और फेब रिस्पेक्टिवली के लिए कोई भी आपको क्या नहीं लगेगा? यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। डिस्चार्ज इन दीज 2 months प्रोवाइडेड दैट ही डिस्चार्जेस द एंटायर लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन 3B ऑफ द क्वार्टर बाय द ड्यू डेट, प्रोवाइडेड आपने 3B एकदम टाइम पे भरा। आपने क्या किया? 3B में यहाँ ये लाइबिलिटी जो है आपने बिल्कुल टाइम पे कर दी है और 3B फाइल कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने एंटायर लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इवन इफ आपने पहले शॉर्ट पे किया था, आपने सिस्टम कैलकुलेटेड पे किया है, ड्यू डेट से पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट से यहाँ पे रिटर्न 3B फाइल कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 रुपीज, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। In case such payment of tax by depositing the system calculated amount is not done by due date,
अब या तो आपने सिस्टम कैलकुलेटेड जो अमाउंट है वो ड्यू डेट पे नहीं डाला, ड्यू डेट पे नहीं पे किया। इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट एप्लीकेबल रेट, कब से कब तक, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग PMT 06 टिल द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। ऑब्वियसली आपको 25 तारीख को पे करना चाहिए था, आपने नहीं किया, 5 दिन लेट किया, तो आपको उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। ड्यू डेट पे पेमेंट तो करना ही है, इंटरेस्ट तो कोई गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। फर्दर इन केस GSTR 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश, अब आपने क्या किया, यहाँ तो पेमेंट की बात थी, पेमेंट डिले किया या आपने रिटर्न डिले किया। इन केस 3B इज फर्निश बियॉन्ड द ड्यू डेट, अब आपका 3B का ड्यू डेट है, आपने 22 तारीख या 24 तारीख आपने नहीं किया 3B फर्निश टाइम पे, देन इंटरेस्ट वुड बी पेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 फॉर द टैक्स लाइबिलिटी नेट ऑफ ITC। तो फिर जो भी टोटल टैक्स लाइबिलिटी नेट ऑफ ITC उस पे लगेगा इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट बिल्कुल लगेगा। हमने देखा था सेक्शन 50 में, याद है आपको, 18%। सो एग्जाम्पल देखेंगे, 3B आपने लेट फर्निश किया तो फिर आपके अमाउंट जो भी आपका टैक्स ड्यू है उस पर आपको लगेगा इंटरेस्ट। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम हैज पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 100 इन कैश एज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, 100 रुपीज कैश में पे कर दिया। ही ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर फिक्स सम मेथड, he therefore pays 35 each on 25th Feb and 25th March। तो जैन की लाइबिलिटी, फेब की लाइबिलिटी क्या थी, 35 थी, ऑन टाइम आपने ये पे कर दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर डिस्चार्जिंग द फर्स्ट 2 months जनवरी एंड फरवरी, तो ये पेमेंट तो टाइम पे हो गया। अब देखते हैं आगे रिटर्न क्या किया। इन द रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट इज फाउंड दैट द लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर नेट ऑफ अवेलेबल क्रेडिट वॉज 125। पता चला जैन टू मार्च की लाइबिलिटी कितनी आ रही, टोटल 125 आ रही है। बट ही फाइल्स रिटर्न ऑन 30th अप्रैल, रिटर्न लेट फाइल किया, जैन टू मार्च का रिटर्न है भाई, या तो 22 तारीख या 24 तारीख डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट आपको क्या कर देना था, रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, आपने लेट फाइल किया, इंटरेस्ट तो लगेगा। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, देखो लेट किया तो इंटरेस्ट तो लगेगा। तो इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट एप्लीकेबल रेट ऑन विच अमाउंट, 125 माइनस 70, जो 55 का अमाउंट है उस पे लगेगा। दैट इज डिपॉजिट मेड इन कैश इन द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ को माइनस कर दिया हमने टोटल टैक्स लाइबिलिटी से फॉर द पीरियड बिटवीन ड्यू डेट टिल 30th अप्रैल, जो भी आपकी ड्यू डेट है तब से लेकर के, फॉर एग्जांपल 24 तारीख है तो उस पीरियड तक के अप टू 30th अप्रैल तक के का आपको क्या लगेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, फिक्स सम मेथड के केस में। फिक्स सम मेथड के केस में अगर फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग सेल्फ असेसमेंट मेथड, अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में गए हो तो बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट अमाउंट विल बी पेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 फॉर टैक्स और एनी पार्ट नेट ऑफ ITC विच रिमेन्स अनपेड पेड बियॉन्ड द ड्यू डेट for the first 2 months of the quarter, interest payable shall be, if any, shall be paid through 3B। तो ये तो सिंपल ही रहेगा। जो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे एक्सेस पेमेंट आता है तो जो भी पीरियड है उतने पीरियड के लिए आपको क्या लग जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, applicability of late fees, late fee is applicable for delay in furnishing return details of outward supply as per the provisions of section 47। लेट फीस जैसी लगती है वो लगेगी। एज पर QRMP स्कीम द रिक्वायरमेंट टू फर्निश रिटर्न is quarterly, accordingly late fee would be applicable for delay in furnishing of the quarterly return details of outward supply। It is clarified that no late fees is applicable for delay in payment of tax in first 2 months of the quarter। उसमें इंटरेस्ट लगेगा, उसमें लेट फीस नहीं लगेगी। जो लेट फीस है, लेट फीस किसके लिए होती है, रिटर्न के लिए होती है, रिटर्न के लिए होती है। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो लेट फीस लगेगी, अदरवाइज अगर आपने पेमेंट लेट किया तो उसके लिए लेट फीस नहीं लगेगी, उसके लिए जो इंटरेस्ट के प्रोविजंस पड़े इंटरेस्ट लगेगा। Next and last in this chapter, yes, extension of due date for furnishing of GSTR1 with effect from 1/1/21। the time limit for furnishing details of outward supply in GSTR1 has been extended in the following manner। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑप्ट कर रहे हैं QRMP स्कीम में, उनकी यहाँ पे क्या है, दिस ड्यू डेट GSTR1 की 13th of the month succeeding such tax period, और बाकी सबके लिए 11th of the month succeeding the tax period। तो हमने ऑलरेडी देखी ये चीज। यहाँ पे QRMP स्कीम वालों के लिए GSTR1 की ड्यू डेट की बात कर रही हूँ मैं। GSTR1 की ड्यू डेट क्या है, 13th, एंड बाकी जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स है यहाँ पे उनके लिए 11 तारीख है, 11 तारीख है। ठीक है, तो ये 1/1/21 से आई है, इसके पहले थोड़ी डिफरेंट ये ड्यू डेट्स आपको जैसे पता है कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज होती जा रही हैं। ठीक है,
जब से जीएसटी आया है, जो लॉ में थी और जो एक्चुअल ड्यू डेट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट रही है। तो हियर वी कंप्लीट बेटा जो रिटर्न्स वाला चैप्टर है, इसके अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एंड यहाँ पे हमारे अमेंडमेंट्स जो हमने अभी काफ़ी सारे चैप्टर्स के डिस्कस कर लिए, आईटीसी के डिस्कस कर लिए, एंड देन रजिस्ट्रेशन के डिस्कस कर लिए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट, नेट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दीज अमेंडमेंट्स। थैंक यू फॉर नाउ।